हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की हाइट एंड डिस्टेंस में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज को कर रहे थे, जिसमें कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 10 सवालों को कम से कम डन पूरा कर लिया था। उसके आगे के जो 6 सवाल बचे हुए हैं आज उनको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और इसके बाद हमारी एक रिवीजन सीरीज आएगी जिसमें प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहे, शॉर्ट, लॉन्ग या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो रहे हैं वो सारे हम लोग इस रिवीजन सीरीज में लेकर आएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होना है। इसमें देखिएगा, क्वेश्चन को आप सभी लोग बुक खोल लीजिए, उसी में क्वेश्चन को हम आगे लेंगे। देखिए, कह रहा है कि आ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। एक कैनल है, यानी कि एक नहर टाइप में है। उस नहर टाइप के पीछे या किनारे पर एक टीवी टावर लगा हुआ है जो कि सीधा खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। टावर के अपोजिट में यहाँ पर दो तरफ क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशंस बनते हैं। एक 60 डिग्री बनता है और एक 30 डिग्री बनता है टॉप से टावर के। आपको डायग्राम भी 9.12 दिया गया है, उस डायग्राम को पहले मैं बनाता हूँ, फिर उसके बाद रीड करते हैं। चलिए, डायग्राम में कुछ इस प्रकार से दिया गया है और कह रहा है कि ये टावर है, ए भी एक टावर है, ये नहर टाइप में जो नहर के किनारे है पीछे है। और उसके बाद यहाँ पर उसके टॉप से किन्हीं दो पॉइंट्स पर सरफेस पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एक का बनता है 60 डिग्री और दूसरे का बनता है 30 डिग्री। ये दोनों ही पॉइंट्स जहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों ही पॉइंट्स 20 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, the angle of elevation of the top of the tower, find the height of the tower and the width of the canal। ये कैनाल जो है ना, ये इसकी विड्थ निकालनी है और साथ ही साथ इसकी हाइट भी निकालनी है। तो देखिएगा, हमसे जो पूछा जाता है हम लोग वही मान लेते हैं। इसको मैंने मान लिया h मीटर की इसकी हाइट है और ये x मीटर है। ठीक, हम लोग वही लिखेंगे क्योंकि इस स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है इसमें। लेट the height of the tower be h meter और क्या कह रहा था, width and WID एंड अरे एंड WIDTH विड्थ ऑफ द कैनाल बी x मीटर। ठीक, ऐसा कहा गया है। हमारे पास ट्रायंगल के नाम ऑलरेडी दिए गए हैं तो हम लोग वही लेंगे। इन ट्रायंगल ABD, ABD ले लीजिए। आप जानते हैं कि ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, tan लगाना होगा। tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर हमारा h है अपॉन में 20 प्लस x है। ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x और ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस x बराबर h√3। x बराबर हो जाएगा h√3 माइनस का 20। इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। स्टेटमेंट अगले वाले में आते हैं। इन ट्रायंगल ACB को देखिए जरा। ACB में क्या है, tan 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे पास h है और यहाँ पर बेस x है। यहाँ पर tan 60 का मान होता है √3 अपॉन में h अपॉन x और यहाँ पर h बराबर निकलेगा x√3। ठीक है, पुट h बराबर x√3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। h बराबर x√3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h की जगह x√3 इंटू √3 माइनस का 20। x बराबर हो जाएगा 3x माइनस का 20। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20 बराबर
3x माइनस एक्स एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर, यानी कि इसकी विड्थ है वो 10 मीटर की है। हाइट हमसे पूछ रहा है तो हाइट निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे या फिर यहाँ पुट कर देंगे। इसे आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में आप पुट कर दीजिए x की वैल्यू 10 मीटर, तो ये हो जाएगा h बराबर 10√3 मीटर इज द आंसर। खत्म, ये उसकी हाइट हो गई। ठीक, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, ठीक है, तो ये 7 मीटर की हाई बिल्डिंग बना ली हमने, जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करते चलेंगे। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर। देखो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, उससे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। किस पर? द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री बनता है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखो दो चीजें हैं हमारे पास, सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग है 7 मीटर की, इसके टॉप से, ठीक है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर के टॉप का। तो केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? बिल्डिंग के हाई, बिल्डिंग के टॉप से, है ना, क्योंकि कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है किसी केबल टावर का कुछ इस प्रकार से, वो कितना है? 60 डिग्री है। तो हम ऐसे डॉट डॉट पहले लाइन खींचेंगे क्योंकि हमको बेस चाहिए होता है। ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? द टॉप ऑफ अ केबल टावर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है किसका? इसी टावर का। ये होंगे तो एक ही बेस पर ना सभी, बिल्कुल कुछ इस प्रकार से होंगे ये। तो कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है किसका? इस टावर का, कहां पर? टॉप पर, वो कितना है? 45 डिग्री, कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये हमारा यहां बनेगा 45 डिग्री। और हमने अपने पिछले लेक्चर्स में समझा था कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो वो यहीं पर आ जाता 45 डिग्री, है ना, ऐसा। ये 45 डिग्री हो जाएगा। फिर पूछ क्या रहा है? कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछ रहा है ना, ये फाइंड आउट करना है। मान लो h मीटर है, जो पूछा जाए वही माने। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, h मीटर इसकी हाइट मान ली। देखो सबसे पहले तो इसका नामकरण करेंगे, A B C D और ये E मान लो, ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इन ट्रायंगल ABD, ABD में देखो, तो देखो तुम बहुत समझदार हो, हमने तुमको पहले भी समझा दिया है कि अगर एंगल 45 डिग्री बनता है तो जो परपेंडिकुलर होता है वही बेस होता है। इसका मतलब ये कितना पहुंचने वाला है? 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। तो सीधे लिखो इन ट्रायंगल ABD, AB बराबर है किसके? BD के। तो AB कितना हो गया? 7 मीटर। AB बराबर मिल गया हमको 7 मीटर। ये 7 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अब देखो तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें ये निकालना, इमेजिन करो ये निकलेगा कैसे। ये ऐसे निकल आएगा, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि जो AE है वही तो CB है ना, तो इसका मतलब ये भी h मीटर होगा। और अगर ये h मीटर है तो ये कितना होगा? ये 7 माइनस h होगा। होगा कि नहीं होगा? ये 7 माइनस h मीटर होगा और ये वाला जो है ये आपका हो जाएगा कितना? h मीटर। ये केवल इतना h है और बाकी 7 माइनस h मीटर होगा, ठीक है। ए भी निकला है। अब जरा आइए इन ट्रायंगल DEC में,
ट्रायंगल DEC में आ जाइए। आपको पता है tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और ये कितना है 7 माइनस एच अपॉन में ये हो जाएगा 7, हमको मिल गया 7, ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 7 माइनस एच अपॉन में 7, इसका प्रोडक्ट कराइए तो 7 √3 और ये माइनस से 7 बराबर माइनस का h हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 7 माइनस 7 √3 और ये h बराबर आ जाएगा 7 1 माइनस √3 मीटर इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान से, देखो हम इसलिए ना इसमें जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हमने अभी पिछले 10 सवालों में यही किया है। अंतर क्या है इन सवालों में? अंतर केवल स्टेटमेंट, मतलब मैं कहूँ तो लैंग्वेज का है, जो सवाल की लैंग्वेज है ना बस वही घूम रही है और कुछ नहीं है सवाल में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये आप करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कहना क्या चाहता है। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse, from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other one, the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो पहले ना सवाल 2 से 3 बार पढ़ो, जब पढ़ोगे उसके बाद इस सवाल को करना। देखो क्या कह रहा है, एक ऑब्जर्वर है, कहाँ पर है 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस है उस पर है, तो बना लो कुछ इस प्रकार से, ये हमारा 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस हो गया, ठीक है। यहाँ के टॉप पर एक ऑब्जर्वर बैठा है। अब ये ऑब्जर्वर देखता क्या है, ये देखता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू शिप्स, ये 2 शिपों को देखता है, 2 जहाज हैं उनको देखता है, तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है कुछ इस प्रकार से, इसका एंगल ऑफ 30 डिग्री, सॉरी पहले 30 डिग्री बना रहे हैं, तो पहले 30 डिग्री बन रहा है एक का, और कह रहा है एक दूसरी है 45 डिग्री। अब जो दूसरी है ना, तो वो हो सकता है कि वो यहां पर हो सकता है यहां पर हो, पता नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड दी अदर वन, कह रहा है जो दूसरी वाली शिप है ना वो जस्ट इसके अपोजिट है, तो जैसे ये है तो इसके अपोजिट क्या होगी, इधर से जस्ट इस तरफ होगी, तो इसका मतलब जो हमारा शिप है वो कुछ इस प्रकार से यहां पर है, और यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एक सेकंड, बिहाइंड दी अदर वन ऑन दी सेम साइड, एक मिनट, सेम साइड की बात कर रहा है, सॉरी ये सेम साइड है, एक ही तरफ बन रही हैं, कह रहा है दोनों सेम साइड पर ही हैं, दोनों लाइट हाउस के एक ही तरफ है, बस शिप के अपोजिट डायरेक्शन में, तो शिप का अपोजिट डायरेक्शन ये हो गया। तो देखो अब डिसाइड कहाँ हो कि आगे है कि पीछे। देखो जब भी आप ना ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे तो आपका हमेशा एंगल बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम जाएंगे 30 डिग्री, यहाँ पर बढ़ेंगे तो 40 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, तो 45 डिग्री यहाँ पर आएगा। आप जितने भी पॉइंट से दूर जाएंगे उतना ही आपका जो एंगल है वो घटता जाएगा, और जितने आप नज़दीक पहुँचेंगे उतना ही आपका एंगल बढ़ता जाएगा। ये हो गया 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस पता करो। मजाक वाला सवाल है, देखो ये पूछ रहा है, लेट वेट तुम कर लेना, इसको लेट करके लिख देना, डिस्टेंस हमने मान ली इतनी है। अब तुमको पता है कि एंगल अगर 45 डिग्री का होता है तो ये अगर 75 है तो ये भी 75 होगा, ऑब्वियस सी बात है ये 75 हो जाएगा, और जब ये 75 हो गया तो ये पूरा वाला ट्रायंगल देखो, ये 30 डिग्री है तो x + 75 और 75 निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। इसको कर लेना भाई। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बहुत आसान सवाल था ये वाला। हाँ भाई 40 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, क्या कह रहा है ये हमसे।
देखिएगा सवाल में कुछ इस प्रकार से दे रहा है। सवाल कह रहा है कि आप 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक 1.2 मीटर हाई एक लड़की है जिसकी हाइट है कुछ इस प्रकार से, और कह रही है ये एक पॉइंट पर खड़े होकर ऑब्जर्व करती है एक बलून को जो कि सरफेस से, क्योंकि ये भी सरफेस पर खड़ी है तो ये यहाँ से सरफेस से नापेंगे, यहाँ से 88.2 मीटर हाई पर उड़ रहा है बलून। ठीक है, अब ये जो बलून है ये क्या होता है कि वो जब देखती है इन बलून को, तो पहले जब देखती है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हिज आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कह रहा किसी समय जब वो देखती है तो उसका जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। यानी कि ये जब वो जब वो ऑब्जर्व करती है तो वो इतने डिग्री का एंगल बनता है। देखो 60 ये वाला एंगल है, ध्यान रखना, ये वाला ये है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि बलून अभी यहां पर है। ठीक है, फिर कहता है कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद देखता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री रिड्यूस हो जाता है। भाई क्यों होगा एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस? दो ही कारण है, या तो ये अपनी जगह को परिवर्तित करे या ये अपनी जगह को परिवर्तित करे, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करे। तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़की तो वहीं की वहीं खड़ी है, लड़की अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब बलून यहां से उड़कर यहां की ओर चला गया है। तो बलून यहां से यहां की ओर गया, हवा से उड़कर यहाँ की ओर यहाँ चला गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना नया वाला वो 30 डिग्री कुछ इस प्रकार से बना, ये वाला देख रहे हैं, ये है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन गया। ठीक, फिर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो इस इंटरवल में बलून के द्वारा चली गई दूरी बतानी है। वो दूरी कुछ इस प्रकार से तय की गई है, x। सबसे पहले तो इसका नामकरण करते हैं भाई। देखो A B C D E, और इसको मानना हो तो मानो, नहीं तो बेकार है, FG। ठीक है, इतना है। हमसे x पूछ रहा है, हम लिखेंगे लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून बी x मीटर। बलून के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी है, x मीटर की दूरी है। ठीक है, ठीक, अब जरा देखिएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम करने के वाले, हमारा जैसा हमेशा से रहा, हम पहले पूरा FG निकालेंगे, उसके बाद ये E और D निकालेंगे। यानी कि हम अगर बात करें तो हमें पहले पूरा AD चाहिए, क्योंकि हमारे ये किसी काम का नहीं है, FG किसी काम का नहीं है, हम इसको दे देंगे। ED निकालने के लिए हमको AD चाहिए, AD चाहिए होगा, AD में से AD चाहिए होगा, और AD में से AE को घटा देंगे तो हमको ये ED मिल जाएगा। बस इतना काम है जो हमने प्रीवियस किया है। पहले बात करते हैं कि सर हमारे पास EG कितना है। हमारे पास देखिए जरा, EG बराबर हमारे पास है 88.2 मीटर। अगर हम किसी भी सवाल को अगर हम करेंगे तो ट्रायंगल लेंगे तो हमें केवल यहाँ से लेना होगा D से E, यानी कि ये हमारा DG जो है वो किसी काम का नहीं है। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या जो EG, अगर हम CD की बात करें तो जो CD है क्या वो ये होगा कि EG में से सॉरी मैंने क्या लिख दिया यार, EG नहीं है ये CG है। हाँ, अगर मैं CD की बात करूं, CD अगर मुझे निकालना हो तो क्या CD इतना होगा क्या, EG में से EG नहीं, EG कहाँ से आ गया, मतलब इसका मतलब मुझे पूरे में से CG में से क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये DG सब्ट्रैक्ट करना होगा, DG सब्ट्रैक्ट। क्या DG AF के बराबर है? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि DG जो है वो बराबर है AF के, बराबर है 1.2 के। इसका मतलब हमारे पास CD जो है वो 88.2 माइनस का 1.2, तो ये CD बराबर हमारे पास 87 निकल कर आएगा। हमारे पास CD जो है वो 87 मीटर निकल कर आ गया। फिर एक काम तो हमारा हो गया, उसके बाद आते हैं अब अगले पे। बस इसका काम इतना ही था यहाँ पर। अब ट्रायंगल्स लेते हैं। इन ट्रायंगल्स कोई भी ले लीजिए, CAD ले लीजिए, पहले CAD ले रहे हैं हम लोग। CAD में हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस AD 1/√3 बराबर में CD कितना है हमारे पास, CD 87 है, अपॉन में AD कितना है हमारे पास, AD
तो AD है हमारे पास AE प्लस ED, AE प्लस ED। ED कितना है हमारे पास? क्या हमने ED निकाल कर रखा है? हाँ, ED हमने x माना है, यहाँ पर आपने लिखा नहीं है, x मीटर माना है, यहीं पर आप लिख दीजिए कि ED बराबर है x मीटर। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा बराबर में 87 अपॉन AE कितना है हमारे पास? AE को हमने कुछ माना नहीं है, AE लिख दीजिए, ED को हमने x माना है। यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा AE प्लस x बराबर 87√3। इसको ऐसे ही रहने दीजिए और एक इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, इसको नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं इसके। देखिए हमने ये मान लिया, अब इसके बाद हम छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल, कौन सा? BAE। देखिएगा tan 60 डिग्री बराबर BE अपॉन में AE, ये हो जाएगा हमारे पास √3 बराबर BE कितना है? BE हमारे पास वही है जो हमारा CD है, इसका मतलब 87 अपॉन में AE। AE हमको नहीं पता है तो AE हमने AE लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए और AE की वैल्यू निकालिए। AE बराबर है 87 अपॉन √3, है ना। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3 अपॉन √3, और ये बनेगा AE बराबर 87√3 अपॉन 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो हमारे पास आ गया AE बराबर 29√3। इस AE की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, पुट AE इज इक्वल टू 29√3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर दीजिए, हो जाएगा 29√3 प्लस x बराबर 87√3। x बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस का 29√3। ये हो जाएगा x बराबर इतने मीटर, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस निकली वो कितनी निकल कर आ गई? 58√5 मीटर। भाई ये एक बार बोर्ड में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, इसीलिए अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्ट्रेट हाईवे है जो टू द फुट ऑफ ए टावर, एक स्ट्रेट हाईवे पर क्या है? एक टावर है। अ मैन स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ अ टावर, और एक व्यक्ति जो है वो टावर के टॉप पर बैठा हुआ है। डायग्राम बनाते हैं। हाईवे कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर एक टावर है और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है। ये क्या करता है कि एक गाड़ी को ऑब्जर्व करता है। जब ये गाड़ी को ऑब्जर्व करता है तो उस समय उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है, कुछ इस प्रकार से। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 30 डिग्री बनता है। ठीक, इस समय फिर विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है टावर की ओर। तो अभी ये गाड़ी यहाँ पर थी और कुछ समय बाद ये यहाँ पर पहुंच जाती है, क्योंकि ये गाड़ी टावर की तरफ आ रही है ना। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और किस स्पीड के साथ आ रही है? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आ रही है। 6 सेकंड बाद देखा जाता है, मतलब 6 सेकंड बाद वो देखता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज फाउंड टू बी 6 मीटर, वो 60 डिग्री। अब वो 6 सेकंड बाद देखता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री बन जाता है, यानी ये कुछ इस प्रकार से बनता है। 6 सेकंड में वो यहां से यहां पहुंच गई, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री हुआ और ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है आपको टाइम निकालना है किसका? इस कार का, कि ये कितनी देर में इस टावर के पॉइंट तक पहुंच जाएगी, यानी कि टावर तक पहुंच जाएगी। ये फाइंड आउट करना। देखो टाइम का सवाल है और इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। देखो हमको ना, अगर हमसे टाइम पूछा जाए तो टाइम पूछने के लिए हम करेंगे, मतलब हम करेंगे क्या, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसके बीच में टाइम निकालना। अगर आपको मैं यह कह दूं कि इसकी स्पीड में दे दूं और ये भी बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो शायद आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम निकाल ले जाएंगे कि इस स्पीड के साथ इतनी दूरी तय करने में उसको समय कितना लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात ये है
कि हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, या तो स्पीड फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, और हम टाइम तो निकाल ही लेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसका नामकरण करते हैं, ये हो जाएगा A, B, C और D। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेती है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड का टाइम लेती है। ठीक, हम सबसे पहले तो इसकी स्पीड मानेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार बी, क्या माने, x मान लें, x मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड इसकी यूनिफॉर्म स्पीड मान ली। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लेती है, 6 सेकंड का टाइम लेती है। तो जरा देखो, डिस्टेंस कवर बाय अ कार इन 6 सेकंड विद x मीटर पर सेकंड स्पीड। इस स्पीड के साथ x मीटर पर सेकंड के साथ 6 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी उसने, पता कर लेते हैं जरा। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड आपके पास कितनी है, स्पीड आपके पास x है, डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट करना है और टाइम 6 सेकंड। तो d बराबर कितना निकलेगा, 6x मीटर निकलेगा। ठीक है, तो हमारे द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो है कितना, वो है 6x मीटर का हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक, यही स्पीड के साथ ये यहां पर भी क्या कर रही होगी, चल रही होगी। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर चल रही है इसी स्पीड के साथ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने जैसे इस प्रकार की दूरी निकाली उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी दूरी निकाल लेता हूँ। तो जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने मान लिया कि ये अब इसको ना k मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो मैंने मान लिया लेट द कार हैव टू बी कवर k मीटर डिस्टेंस टू रीच द पॉइंट ऑफ द टावर। टावर के पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको k मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से आप मुझे ये बताइए कि k मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। हाँ चलिए फिर उस हिसाब से ज़रा देखते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या टावर की हाइट दिए थे क्या, नहीं टावर की कोई हाइट नहीं दी है ना। ठीक है, हाँ टावर तक पहुंचने में उसको k मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। फिर आते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी x है, डिस्टेंस k है, टाइम ही तो फाइंड आउट करना है कि नहीं है। टाइम आपको फाइंड आउट करना है। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ ये मत लगाइए, बस इतना लिख लीजिए। इसके बाद अब आ जाइए इन ट्रायंगल ADB में। ट्रायंगल A क्या है, ये C है ना, तो C ACB में, ट्रायंगल ACB में, इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए। तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर हमारे पास AB है और बेस जो है वो BC है। ये हो जाएगा हमारे पास √3 इज इक्वल टू AB हमारे पास है नहीं, ना ही हमने उसको माना है, और BC हमने K माना है। तो हमारे पास AB जो है वो हो जाएगा K√3। इसे मानिए पहले इक्वेशन फर्स्ट। देखिए हम कर क्या रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ले लिया है इन ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल ADB में 10 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर AB है और बेस BD है। 10 30 यानी कि 1/√3 बराबर AB कुछ नहीं माना, अपॉन में BD क्या है, BD ये है यानी कि 6x प्लस K है। अब AB निकाल लीजिए यहाँ पर। तो AB बराबर हो जाएगा 6x प्लस K अपॉन में √3।
ए बी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा k√3 बराबर 6x प्लस के अपॉन में √3। इसको प्रोडक्ट कराइए तो ये हो जाएगा आपका 3k बराबर 6x प्लस के, और ये यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 2k बराबर 6x, और k बराबर हमको मिलेगा तो वो होगा 3x। यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस मिल चुकी है विच इज़ 3x। ठीक है, अब बहुत लॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा खुचड़बेज नहीं करना है। ज़रा देखो स्पीड क्या है इसकी, स्पीड है x मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड। अगर ये x मीटर मतलब इसका ये है कि ये 1 सेकंड में कितने मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, ये 1 सेकंड में कितने मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, ये 1 सेकंड में x मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इसका मतलब ये x मीटर में 1 सेकंड का टाइम लेती है, तो 3x का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी। सीधी सी बात, आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दीजिए। आप लगाइए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना हमारे पास x है, डिस्टेंस 3x है, टाइम हमको निकालना है, तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 सेकंड इज द आंसर। खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा घूमा है, बस और कुछ नहीं। फिर भी हम इसको एक बार देखेंगे। सवाल में हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक ऑब्जर्वर है, एक टावर के टॉप पर बैठा हुआ है, वहां से वो एक ऑब्जेक्ट, एक कार को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। कार जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर उसको मिलती है और 6 सेकंड बाद देखता है जब वो अप्रोच कर रही थी कहाँ की ओर, बॉटम ऑफ द टावर, तो उसको 6 सेकंड में ऑब्जर्व करने में जो उसको एंगल मिला वो 30 से लेके 60 डिग्री तक का मिल गया। इसका मतलब ये जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी उसने यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 30 डिग्री से 60 डिग्री तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लिया। ठीक है, तो हमने वही मान लिया, हमने कहा कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकंड। अब इस कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, x मीटर पर सेकंड हो जाएगी। x मीटर पर सेकंड है तो फिर डिस्टेंस कितना किया, अगर t उसने टाइम अगर 6 सेकंड लेती है तो 6 सेकंड का टाइम लेती है, तो मैंने कहा 6 सेकंड का अगर टाइम ले रही है तो इसका मतलब ये उसकी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमने डिस्टेंस पर आ गए, तो डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड हमने x रख दी, डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम 6 सेकंड है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है वो 6x का डिस्टेंस है। हमने कहा ठीक भाई कोई दिक्कत नहीं, 6x का डिस्टेंस है। फिर उसके बाद फिर हमने कहा कि अब जो है ना इसको यहां पर पहुंचने के बाद अब इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगता है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्पीड तो है ही है, और डिस्टेंस अगर हमको मिल जाए तो हम अपना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के टाइम निकाल ले जाएंगे। तो हमने क्या किया, लेट द कार हैव टू बी कवर k मीटर। हमने मान लिया ऐसा कि अब कार को यहां से यहां तक पहुंचने में k मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो k मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए k मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी तब जाके वो C पॉइंट से B पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो इन ट्राइंगल ACB ले लिया, इसके लिए हमने ACB लिया, ACB में हमने 1060 लगाया तो परपेंडिकुलर हमारा AB हो गया और ये BC हो गया हमारे पास, और BC हमारे पास K था, AB की हमने वैल्यू निकाली, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसके बाद हम आए ट्राइंगल दूसरे वाले में, ट्राइंगल ADB में ADB लगाया, 1030 डिग्री दिया था, AB अपॉन BD हो गया हमारे पास, AB अपॉन BD हो गया, पूरा ले लिया, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और AB की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी नहीं थी तो हमने AB को AB लिख दिया, और ये हमारे पास बेस जो कि किससे मिलकर बना है, BC प्लस CB से, तो BC हमारे पास 6x है और ये हमारे पास K है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6x प्लस K, और AB की वैल्यू हमने यहाँ इसको क्रॉस प्रोडक्ट कराया, यहाँ पर आ गई, और AB बराबर हमारे पास ये मिल गया। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने देखा तो k√3 जो है AB की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर k√3 रख दिया, 6x प्लस k अपॉन √3 हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई कराया तो √3 हो गया, और k हो गया बराबर में 6x प्लस k हो गया, इसको यहाँ लाएंगे तो ये 3k माइनस k हो जाएगा, और सॉल्व करके हमने k की वैल्यू निकाली तो 3x मिली। इसका मतलब इसको अब जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितना करना है, 3x कवर करना है। देखो लॉजिक तो यहीं से लग रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, कितना इस डिस्टेंस कवर कर रही थी पहले, 6x का, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, जस्ट उसी का
आधी डिस्टेंस कवर करेगी तो कितना टाइम लेगा, आधा टाइम लेगी। तो 6x डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड, तो 3x कवर करने में 3 सेकंड। इसका मतलब यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाई, यूनिफॉर्म स्पीड थी x थी, डिस्टेंस 3x है, अपॉन में टाइम लगाया और टाइम बराबर 3 सेकंड इज द आंसर। खत्म। आगे समझ में? इजी है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा, पहले 2-3 बार पढ़िए उसको। क्या कह रहा है? कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, किसी टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है, ठीक है ना, वो कितना बनता है? 2 पॉइंट्स पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कहाँ पर? 2 पॉइंट्स पर, जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर ऑफ द बेस, फ्रॉम द बेस। बेस से पहले 2 पॉइंट्स हैं जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। एक है 4 मीटर की डिस्टेंस पर टावर के बेस से, और दूसरा है 9 मीटर की डिस्टेंस पर टावर के बेस से, ठीक है। यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। कह रहा है प्रूफ करिए, और ये स्ट्रेट लाइन पर है, कह रहा है प्रूफ करिए कि टावर की जो हाइट है वो h मीटर होगी। मान लो इस टावर की हाइट क्या है? h मीटर है, पर इसमें कंडीशन दे रहा है। कह रहा है ये दोनों एंगल्स ना कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का मतलब आप शायद समझते होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल्स का मतलब होता है कि जैसे कि ये 2 एंगल है ना, जैसे मान लो ये है, ये अगर ये एक एंगल है x और ये एक एंगल है y, तो इसका मतलब ये है कि एंगल x प्लस एंगल y अगर 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। और अगर ऐसे कोई 2 एंगल दिए गए हैं या 3 एंगल दिए गए हैं, जैसे कि ये 2 हैं, एक है x और ये है y, और अगर एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो इन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, ठीक है। यानी कि द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू द 90 डिग्री, दैट मीन्स द बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। समझ गए? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो अच्छा, जैसे मान लो कि हम मान लें कि ये वाला एंगल जो है ना वो कितना है? x है या थीटा है। अगर हम ये मान लें कि हमारा ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये कितना होगा? तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एंगल्स, है ना, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तभी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ताकि इन दोनों को जोड़ने पे मिले कितना? 90। और देखिए मिल रहा है 90 अगर दोनों एंगल्स को हम जोड़ दें। कुछ इस प्रकार की चीज़ है। तो बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। अब देखिएगा, देखिए सबसे पहले तो इसका नामकरण करेंगे, A B C और ये हो गया D। आ जाइए इन ट्रायंगल, वो स्टेटमेंट आप लिख लेना कि लेट वेट कर लिया हमने वो सब, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाइए इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC लगाइए, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर h/4। देखिए हमें कुछ वैल्यूज तो पता नहीं है ना थीटा वीटा की, तो h बराबर हो गया हमारे पास 4 tan थीटा। आ जाइए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, हाँ क्या है ये वाला, हाँ इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB में लगा दीजिए tan 90 माइनस थीटा बराबर परपेंडिकुलर h है और बेस हमारे पास 9 है। ये देखो tan 90 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, इसको बोलते हैं cot थीटा बराबर h/90। h की वैल्यू ऊपर दी गई है, आई होप वहाँ से आप उठाइए। ये हो जाएगा cot थीटा बराबर 4 tan थीटा अपॉन में 9, ठीक। इसको यहाँ लाइए, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कराइए, हो जाएगा माइनस वो 9 cot थीटा बराबर 4 tan थीटा। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 9, इसको बोल सकते हैं 1/tan थीटा बराबर 4 tan थीटा। ये हो जाएगा 9/4 बराबर, अच्छा हमको h ही निकालना है क्या? ऐसा करो, सुनो 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 सुनो,
ऐसा करो, इतना लंबा मत करो इसको ना बहुत आसान करो। सुनो, अगर हमको h ही निकालना है तो हमको यहाँ पर क्या रखना होगा, tan थीटा की वैल्यू रखनी होगी ना। यहाँ से निकाल लो tan थीटा, ये इसको बोलते हैं cot थीटा को 1/tan थीटा बराबर h/9, ठीक है। अच्छा, h/9 बोलते हैं, तो ये बताइए कि क्या tan थीटा बराबर 9/h हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। इस h की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, tan थीटा की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। उससे भी कर सकते थे पर ये मेथड ज़्यादा इजी है। h बराबर क्या हो जाएगा 4 और tan थीटा की वैल्यू क्या है 9/h, क्रॉस प्रोडक्ट कराइए तो ये हो जाएगा h² बराबर 9 4 से 36 और h बराबर आपको मिल जाएगा 6 मीटर। और आई होप आपको यही सिद्ध करना था, है ना। और इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी के सारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जरूर लगाइए और 1 से 2 बार इनको प्रैक्टिस करिए, ये आपको अच्छे से आ जाने चाहिए क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। 1-2 टाइप का और क्वेश्चन है वो इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में है, बट मैं सोच रहा हूँ कि वो वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम रिवीजन सीरीज में ले आएँ, तो रिवीजन सीरीज इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारी हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज क्लास 10th की कंप्लीट हो जाएगी।